So hello friends, welcome to my YouTube channel केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लवर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। दो टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थर्ड टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। सो ये टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता है, क्या होता है रेजोनेंस? बच्चे, जब किसी एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज हमको उसके एक स्ट्रक्चर से पता नहीं चलती तो हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस बेसिस पे ड्रॉ किए जाते हैं? तो वो ड्रॉ किए जाते हैं अगर आपके कंपाउंड में अल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल डबल बॉन्ड हो तो वो बॉन्ड्स मूव करती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। एक और बात बता दूं, रेजोनेंस में एटम्स मूव नहीं करते, मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स हों तो वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली बोलें, जब हमें एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चलता तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। हर स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से एक नया स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तो हम लोग उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में ओरिजिनल स्ट्रक्चर लाई करता है जिसको हम थ्री लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना बच्चे, इससे आप सारी प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हो, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। अब पहले तो देखते हैं कि फिनोल क्या होता है। तो फिनोल होता है जब किसी बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसको फिनोल कहते हैं। ठीक है, अब फिनोल का जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होते हैं। अब होगा क्या, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग ऐसे डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना दिया, तो होगा क्या, देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर भी आगे शिफ्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड। तो अब क्या होने वाला है, अब जो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स थे उसमें से एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। और ये वाली बॉन्ड जो थी ये निकल के यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ गया आपके दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लो तो बेस्ट रहेगा। नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी बॉन्ड आ गई? डबल बॉन्ड। बाकी दो बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। अब नेक्स्ट, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ऊपर डबल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बहुत सारे बनेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH।
और फाइनली ये इधर गया और ये लोन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास, तो बन गया ऊपर OH और ऑक्सीजन के पास वापस अपने लोन पेयर। बच्चे इन सभी स्ट्रक्चर्स में देखो, ये जो ऑक्सीजन था जब इसने अपना एक लोन पेयर नीचे शिफ्ट कर दिया तो अब उसके पास एक ही लोन पेयर बचा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ वाले ऑक्सीजन के पास भी सेम एक लोन पेयर नीचे शिफ्ट कर चुका है, तो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को वापस उसके लोन पेयर्स मिल चुके हैं। ये बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके बच्चे, फिनोल के। कितने स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 एंड 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन गए। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल हैं या नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पर मैं कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं? तो देखो बच्चे, पहला, अगर आपके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियोडिक टेबल के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर हुआ तो आपके मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे, और नहीं हुआ अगर तो वो स्टेबल नहीं होंगे। और अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी ये स्टेबल नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। ठीक है। दूसरा, अब इस पॉइंट को यहाँ पे देखो एक बार अप्लाई करके, मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है इतने ज़्यादा। दूसरा, आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हों, इक्विवेलेंट मतलब सेम। अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हों तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो ये स्टेबल इतने ज़्यादा नहीं है। थर्ड फैक्टर, चार्ज सेपरेशन। अगर आपके मॉलिक्यूल्स में चार्ज सेपरेशन हुई, मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, मैंने जो फैक्टर्स लिखे हैं ना, ये मैंने ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए लिखे हैं कि ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और उसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव, दो चार्ज एक साथ नहीं होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसमें चार्ज सेपरेशन भी है जो इन स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाती है। तो इसका मतलब फिनोल जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर फिनोल स्टेबल नहीं है तो फिनोल फिर स्टेबल होगा कैसे, है ना? तो मैं आपको एक और स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, उनको भी देखिए आप बच्चे। अगर इस फिनोल में से अगर हम इस H को निकाल दें, कैसे निकलेगा? देखो मैं वापिस से शुरू से बताता हूँ। ये फिनोल है। अगर कभी इस फिनोल का ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ से H एज ए पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बनेगा क्या? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और उसके लोन पेयर अपने पास ही है, बाकी बॉन्ड्स ऐसे ही हैं। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड। अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें तो इसमें क्या होगा, अब अपने लोन पेयर आगे शिफ्ट नहीं होंगे, ये नेगेटिव चार्ज ही शिफ्ट होगा। ये यहाँ पे आ गया जब, तो यहाँ कौन सी बॉन्ड? डबल। फिर जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर ऐसा बना, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स हैं, यहाँ कौन सी बॉन्ड? डबल। और यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव। यहाँ बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन से गेन करे थे, वही वो आगे शिफ्ट कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर्स हैं। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इधर और ये इस जगह पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपकी बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और अपने लोन पेयर है, और फाइनली ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, और आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। ये फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। अब आप देखो, फिर से मैं आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि फिनोल एसिडिक है तो प्रूव करके दिखाओ कि फिनोल एसिडिक कैसे है, तो आप उसको रेजोनेंस की हेल्प से समझा सकते हो। देखो, पहले आपने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए और आपने ये आइडिया लगाया कि स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टेबल? क्योंकि पहला फैक्टर, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं थे, नो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। दूसरा फैक्टर कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो उसको कम स्टेबल बनाता है। और तीसरा फैक्टर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ है, चार्ज सेपरेशन है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। अब अगर फिनोल ने एक H लॉस कर दिया, H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव निकल गया ना बच्चे, H पॉजिटिव लॉस करने के बाद उसने फिनोक्साइड आयन बनाया, ये बनाया फिनोक्साइड आयन। यानी अगर फिनोल एसिडिक है तो H लॉस करेगा ना, तो फिनोल ने H लॉस कर दिया और उसने फिनोक्साइड बना दिया। अब जब हमने फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो इधर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ 2 बार नेगेटिव चार्ज आया, तो ये बहुत स्टेबल है इनके कंपैरिजन में। दूसरी बात, इसमें चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये वाले स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे। यानी फिनोल इतना स्टेबल नहीं है, फिनोक्साइड बड़ा ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की हेल्प से, ठीक है। लेकिन फिनोल को फिनोक्साइड बनने के लिए पहले क्या लॉस करना पड़ेगा? H पॉजिटिव, और जो सबस्टेंस H पॉजिटिव लॉस करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स। तो यहाँ से हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि फिनोल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ ए प्रोटॉन इट फॉर्म फिनोक्साइड आयन एंड विच इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू द फिनोल। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ये, व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है RCOO और H। ये बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 आ गया। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर्स हैं। अब इसका जो बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें लोन पेयर इधर आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये पेयर ऊपर चला जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो कैसा स्ट्रक्चर बना? RC, सिंगल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से इसके पास एक ही लोन पेयर बचा और चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 2। अब खुद ही बताओ ये स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? जो मैंने रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो नहीं होंगे ये स्टेबल। रीजन, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, पहला पॉइंट, तो कम स्टेबल। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कम स्टेबल। और तीसरा फैक्टर, चार्ज सेपरेशन भी है और ये स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा फिर, स्टेबल कैसे होंगे? तो आप इसका भी एक H निकाल दो यहाँ से, जैसे आपने लिखा RCOOH, तो ये ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना क्या? RCOO, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अपने लोन पेयर उसके पास ही है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है, स्ट्रक्चर नंबर 1 आ गया। 2 कैसे होगा? ये नेगेटिव इधर, ये इधर चल जाएगा, तो बना क्या? RCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने वही इलेक्ट्रॉन आगे शेयर किए हैं जो उसने हाइड्रोजन से खींचे थे, और यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या लॉस किया? H पॉजिटिव। अब इन दो स्ट्रक्चर्स को इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करिए, कौन से ज्यादा स्टेबल है? पहली बात, ये दोनों एक जैसे नहीं है और ये दोनों एक जैसे हैं, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, ठीक।
दूसरा, चार्ज सेपरेशन कहीं नहीं है और नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अगर ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन स्ट्रक्चर्स में आने की कोशिश करेगा हमेशा। इसमें आने के लिए उसको पहले क्या लॉस करना पड़ेगा, H पॉजिटिव, यानी वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मैं आपको बता दूं, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल। क्लियर हो गया? ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस क्या होता है बच्चे, जब हम एक स्ट्रक्चर की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाते तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में को हम लोग बोलते हैं, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, इनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इन्हीं में छुपा होता है कहीं पर रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो एक बार मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी बताता हूँ आपको कैसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो, आर लिखा मैंने, आर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगी, तो जो हमेशा रहेगी उसको सॉलिड लाइन से बनाओ, सी, और यहाँ पर कभी डबल है और कभी सिंगल है, तो एक बॉन्ड तो होगी होगी, तो जो कभी डबल थी कभी सिंगल थी उसको डॉटेड से बना लो। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका O, और यहाँ पर भी सेम है, कभी सिंगल है और कभी डबल है, सॉरी यहाँ पर कभी सिंगल और कभी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एक डॉटेड और एक सॉलिड लाइन आ जाएगी, और लास्ट में क्या रहेगा, RCO, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, O और H। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज गया, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव बना लो, डेल्टा पॉजिटिव बना लो। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। कैसे बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चे, इसका बना के दिखाओ जरा कैसे बनेगा। अब ट्राई करना खुद से बिना देखे, तो कैसे होगा, R C, यहाँ डबल बॉन्ड है कभी कभी नहीं है, तो डॉटेड सॉलिड ऑक्सीजन, डॉटेड सॉलिड, ये डॉटेड है सॉलिड और ऑक्सीजन, और आगे कुछ भी नहीं लगेगा, तो एक बार इस पे नेगेटिव आया, एक बार इस पे नेगेटिव आया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलेट एंड फर्स्ट वन इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये था हमारा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हक्कल्स रूल क्या है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलिए देखते हैं। सो टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ठीक है बच्चे, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, पहले तो एरोमा, एरोमा मींस फ्रेग्रेंस। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि हम बोल दें कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे जिनकी फ्रेग्रेंस होगी। नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें कोई एक रूल है वो ओबे होगा, और वो रूल क्या है उसी को आपने समझना है। ठीक है, और वो रूल है हक्कल्स रूल। दो चीजें बताता है ये रूल। पहला, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2। n की वैल्यू यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, n = 0, 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, मतलब आप n so on। अब n की कुछ भी वैल्यू पुट करके, तो जैसे 0 से स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा 2 पाई। तो अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक होगा। 1 पुट करो तो 6 पाई, 2 पुट करो तो 10 पाई, यानी 4 का डिफरेंस। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर नहीं होंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरी बात, आपका मॉलिक्यूल प्लेनर भी होना चाहिए। जिस एटम से आपकी रिंग बनी है, ठीक है, मतलब रिंग बनी है कंपाउंड की, वो जो एटम्स हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए, और वो प्लेनर ज्योमेट्री शो करने वाला होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये दो रूल्स अगर फॉलो होंगे तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर नहीं फॉलो होंगे तो एरोमेटिक नहीं होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन एग्जांपल से समझने से पहले मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स बताता हूं क्या होते हैं। बच्चे देखो, जब कभी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं।
पहली बात, एक बॉन्ड के अंदर ना बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास किसी एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें बच्चे एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर है ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 कौन सी बॉन्ड्स हैं? पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है बच्चे, यानी यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं अगर आपको, तो डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर कभी आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। हमें sp2 से मतलब है, हमारे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 अगर होगी तो मॉलिक्यूल पोलर प्लेनर होगा। क्लियर हो गया? अगर ट्रिपल बॉन्ड हो कभी तो कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होती है, ठीक है बच्चे, तो हमें ये वाली हाइब्रिडेशन चाहिए sp2 वाली। और अगर कभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तब भी उसकी हाइब्रिडेशन sp2 ही होती है। तो मतलब हमें कंडीशंस क्या चाहिए? एक तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और दूसरा आपके मॉलिक्यूल में या तो पॉजिटिव वाला कार्बन होना चाहिए sp2 हाइब्रिडेशन वाला, या तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होने चाहिए sp2 प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। चलिए कुछ अब एग्जांपल्स बताते हैं आपको। पहली एग्जांपल मैं बेंजीन से स्टार्ट करूंगा। सी ये आ गया बेंजीन, C6H6, सब जगह H होता है, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कि ये पोलर है या नहीं। पहले आप देखो प्लेनर है या नहीं। प्लेनर देखने के लिए आपको क्या चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 कब होती है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। देखो बच्चे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन और इस कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल है और इसमें भी डबल है, यानी सारे कार्बन sp2 ही हैं। तो बच्चे प्लेनर वाला तो है ही है। अब देखना इलेक्ट्रॉन कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यानी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और sp2 भी है। इसका मतलब ये हुआ ये आपका कंपाउंड जो है वो कैसा है? एरोमेटिक है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, यहां पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोप इनाइल कैटाइन। क्या ये एरोमेटिक है? कैसे पता चलेगा? तो ये वाला कार्बन sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 है, प्लेनर हो गया। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये sp2 है? मैंने बोला था आपको, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो sp2 ही होता है, तो इसका मतलब ये कार्बन भी कौन सा है? sp2। तो बच्चे प्लेनर वाली कहानी तो फिट बैठ रही है, तीनों कार्बन प्लेनर है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? एक ही डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 2 6 10 14 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और sp2 वाली कहानी भी है, प्लेनर वाली कहानी भी है इसमें, इसका मतलब ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं एक और मॉलिक्यूल पे। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? 3 डबल बॉन्ड है इसमें, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड यानी 6 पाई तो है ही। लेकिन क्या ये प्लेनर है? डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है sp2, sp2 डबल बॉन्ड है sp2। लेकिन बच्चे ये वाला कार्बन नहीं है ना sp2, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, तो इसका मतलब इसमें दूसरा रूल फेल हो गया, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये एक भी रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। एक और बताते हैं, इधर नेगेटिव। अब तो ये कार्बन तो sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया ना अब कार्बन के ऊपर, तो जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये सेम वही था, जहां पॉजिटिव होता ना अगर तो एरोमेटिक बन जाता, लेकिन यहाँ कौन सा है?
नेगेटिव है तो ये एरोमेटिक नहीं है। चलिए एक और, नेफ्थलीन, ये कंपाउंड नेफ्थलीन है, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? तो पहले डबल बॉन्ड काउंट करो, 5 है ना, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो यहाँ पर मैंने बोला था 10, हाँ 10 वाला हो गया एरोमेटिक। क्या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड sp2, डबल 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 डबल, सब जगह डबल बॉन्ड है, तो sp2 भी है, प्लेनर भी है ये, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं कि एरोमेटिक वाली है या नहीं। चलो एक कंपाउंड और बताते हैं आपको, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, इसको फ्यूरान कहते हैं बच्चे, फ्यूरान। तो आप याद रखना, इसमें 4 पाई, लाइक 2 डबल बॉन्ड दिख रही है ना आपको, तो इसमें 4 पाई नहीं है, इसमें कितने पाई हैं? इसका जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है ना, ये भी यहाँ पे रेजोनेंस में आएगा, तो इसमें 2, ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये आगे आके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2, ये 6 पाई, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, फ्यूरान कहते हैं इसको। तो ऐसे ही हमें पता चलता है बच्चे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए हैं जीओसी के, पहला रेजोनेंस क्या होता है, और दूसरा हम कैसे पता लगाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक पता लगाने के लिए हम हक्कल्स रूल को वे करवाते हैं। हक्कल रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ में अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनर भी है तो आपके कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, अदरवाइज आपके मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होंगे। सो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर कोई भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का उसको अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।